हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। दिस इज मी महेश कुमार साहू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का एक कंप्लीट क्विक रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक साथ कवर हो जाएं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो बेसिकली ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, और ये प्रॉपर्टी के कारण कोई भी चार्ज एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स लगा पाता है। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम होता है, और डायमेंशन फार्मूला M0L0AT या M0L0T1A1 होता है। चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद बनता है। जैसे कोई अनचार्ज बॉडी है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रांसफर हो जाए, उसमें से बाहर आ जाए, तो वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है। और अगर कहीं इलेक्ट्रॉन किसी के पास गया है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, वो नेगेटिव चार्ज बनाता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो जो कोई बॉडी अगर वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का रिच है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। चार्ज में लाइक चार्ज जो होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर मास की बात करें तो मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो जब पॉजिटिव चार्ज बना कैसे है, तो इलेक्ट्रॉन के डोनेट होने के बाद, मतलब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, उसके बाद वो पॉजिटिव चार्ज बना है। तो जब वो डोनेट किया है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आई है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी आई है, उसमें मास की कमी आएगी। इलेक्ट्रॉन का मास तो चला गया, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मास डिक्रीज करेगा, और नेगेटिव चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है आकर के, तो उसका मास बढ़ जाएगा, उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, उतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर भी होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम लोग नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ दिखाते हैं। नेक्स्ट है मास की बात करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। यहां देखकर हम लोग बता सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है सबसे ज्यादा है, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद सबसे कम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज मोशन में है तो देखते हैं उसका सिचुएशन क्या है। अगर चार्ज रेस्ट में है, कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, उसके साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर किसी चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ है, और जब वेरिएबल वेलोसिटी के साथ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ साथ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसके साथ साथ कुछ रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा वो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग। मेनली तीन तरह के मेथड होते हैं चार्जिंग के: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब भी दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो इस तरह के मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे हम लोग दोनों हाथों को रब करते हैं, या किसी रॉड से, किसी ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं, तो एक में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह का जो मेथड है चार्जिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब कोई चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है और उसके साथ टच किया जाता है। जैसे अगर ये कोई चार्ज बॉडी है, ये है हमारे पास कोई चार्ज बॉडी, और अगर चार्ज बॉडी, ये एक अनचार्ज बॉडी है, और इसको कांटेक्ट में लाए, तो इसमें से कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें चला जाएगा।
तो इस तरह से ये अनचार्ज बॉडी जो था वो भी चार्ज बॉडी बन जाएगा। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, बार बार इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है, कांटेक्ट में नहीं लाया जाता है। और कांटेक्ट में नहीं लाया जाता है, इसके नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इसके प्रोटॉन जो है वो इधर हो जाएंगे। जब इसको अर्थिंग कर दे, अर्थ से कनेक्ट कर दे, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैसे, तो अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे और इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे उसके बाद अगर अर्थिंग को हम लोग हटा दें तो कैसा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा। उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग हटाएं तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरह से, इधर इधर पूरा चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो था वो दूसरे अनचार्ज बॉडी को कैसा बनाया, एक चार्ज बॉडी बनाया। लेकिन ध्यान रहे चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या हुआ है कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी दूसरे को अनचार्ज बॉडी बनाया, मतलब नेगेटिव चार्ज बॉडी बनाया है। यह है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका एक और तरीका है, कैसे, तो देखिए अगर हम लोग अर्थिंग ना करें तो क्या कर सकते हैं, जैसे एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसके नजदीक एक अनचार्ज बॉडी लाए और इधर भी एक अनचार्ज बॉडी लाए और ये दोनों अनचार्ज बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो क्या होगा, ये चार्ज बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, तो प्रोटॉन इधर, पॉजिटिव चार्ज किधर जाएंगे, इधर। अब इन दोनों को सेपरेट कर दें तो ये क्या हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और इसको हटा दें तो इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और इसमें पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हुआ। तो ये भी और ये भी दोनों ही चार्जिंग बाय इंडक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, लेकिन ध्यान रहे ये डिटेक्ट नहीं करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है, ये बस डिटेक्ट करता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में मेनली 3 तरह का प्रॉपर्टी होता है। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि टोटल चार्ज का सम जो होगा अलजेब्रिक सम होगा। जैसे, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और किसी भी स्केलर का जो एडिशन होता है वो अलजेब्रिकली होता है। जैसे ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम में 2 + 2 कूलम -3 कूलम +4 कूलम ऐसा चार्ज है, तो यहां का जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो 4 + 2 6 -3 यानी कि +3 कूलम हो जाएगा। ये है एडिटिव नेचर। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। बोल रहा है नेट चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q = NE, मतलब चार्ज = N × E, जहां पे N क्या है, +-1 +-2 +-3, यानी चार्ज का जब भी ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकता है। कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 2/3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 4/7 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरह से फ्रैक्शन में या डेसिमल में पॉसिबल नहीं है। जब भी ट्रांसफर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये है क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर दो चार्ज हैं और उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है r, तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा, अमाउंट ऑफ फोर्स को दिखाता है कूलम्ब्स लॉ। तो फोर्स कूलम्ब्स लॉ बताता है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे ये दो चार्ज है Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जब इनको एक साथ लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट देना पड़ेगा k, और k का जो हमारे पास वैल्यू होता है वो 1/4πε0 होता है, और k = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और यहां जो 1/4πε0 है, ये ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है।
परमिटिविटी यही शो करता है कि किसी मीडियम में, जैसे ये फ्री स्पेस में अभी जो हम कर रहे हैं वो फ्री स्पेस में, अगर ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम रहता तो ये दिखाता कि कोई भी मीडियम फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ कर रहा है। यह है परमिटिविटी, और इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में देखते हैं एक चार्ज यहां है, दूसरा चार्ज यहां है और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। एक चार्ज जब दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा तो जब दूसरा चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और जब 1 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। तो ये जो डिस्टेंस लेना है, अगर R1 से R2 की तरफ ले तो R12 लिखेंगे, और R2 से R1 की तरफ ले मतलब Q2 से Q1 की तरफ ले तो R21 लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो मैग्नीट्यूड तो वही रह जाएगा और ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा R21 का कैप, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो R21 जो है वो R1 माइनस R2 है। नेक्स्ट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर इस कैप को लिखते हैं जैसे ए कैप इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इसको हम लोग फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर इसको पुट कर दिए तो ये r² से r³ बन गया और यहां वेक्टर फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक उसी तरह से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो होगा हमारे पास वो k q1 q2 बाय r³ और r12, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जितना होगा उतना ही फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा। इस और लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होगा, इसीलिए यहां पर हम लोग माइनस साइन लगाए। ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फुलफिल करता है। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ratio of force between two charge in air to the force in medium at same distance। अगर r डिस्टेंस पर फोर्स निकालते हैं पहले हम लोग एयर में, और r डिस्टेंस पर ही किसी मीडियम में उसको लेकर जाकर फोर्स निकालते हैं, तो दोनों का जो रेशियो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जब इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, जैसे वैल्यू पुट करके देखते हैं तो F इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², और इसके लिए क्या हो जाएगा मीडियम के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर को एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एप्सिलॉन r भी कहते हैं। एप्सिलॉन r मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन r क्या है, रेशियो है किसका, एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये रेशियो है किसका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ एयर या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का। तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड लाइंस ऑफ फोर्स। तो समझते हैं, जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है तो चार्ज दोनों तो कांटेक्ट में नहीं होते हैं, फिर फोर्स कैसे लगाता है, तो एक चार्ज का कुछ फील्ड होता है, जब वो दूसरे के फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है, और वो जो फील्ड है वो एक इमेजिनरी फील्ड लाइंस होता है। ये इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है। ये जो फील्ड लाइंस होता है ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता है। और अगर दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो इस तरह का फील्ड लाइंस बनाएगा, दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस बनाएगा। यहां पर फील्ड इसका जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा इसके बीच में ये 0 होगा, और इसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। और प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रहा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट कर रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट है, दे आर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस लाइन। ये
ये एक स्मूथ और कंटिन्यूअस लाइन होता है, कभी भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, टूटता नहीं, ब्रेक नहीं होता है ये लाइन। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से अगर फील्ड लाइंस निकला तो हमेशा बाहर की तरफ जाते रहेगा, कभी भी लौट करके इधर वापस नहीं आएगा। वैसे ही नेगेटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ फिर नहीं जाने लगेगा, कभी भी ये क्लोज कर्व नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसे अगर कोई कंडक्टर है, अगर इस तरह से कोई कंडक्टर लेते हैं तो यहां पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बना रहा है तो बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर उसके परपेंडिकुलर होता है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में कभी भी कट करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नेगेटिव चार्ज के लिए कभी भी कट करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना, सब हमेशा या तो अंदर की तरफ आ रहा है या तो बाहर की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखे तो E इक्वल टू F/Q, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो फोर्स का हो गया न्यूटन और चार्ज का हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो अगर पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे तो F/Q है। F में कितने चार्ज होते हैं? 2 चार्ज होते हैं। ऐसा होता है F इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर एक Q से डिवाइड कर दे तो क्या बचा? K Q बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया? K Q बाई आर स्क्वायर, जहां पे R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, चार्ज से उसका डिस्टेंस। यहां दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो जैसे जैसे R डिक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। मतलब जैसे जैसे चार्ज के नजदीक आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर इस तरह से कोई रैंडम चार्ज दिया हुआ है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, तो देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर जा रहा है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके कारण, पॉजिटिव के कारण दूर जाएगा और नेगेटिव के कारण ये इसके तरफ आएगा। इसका मतलब अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बना रहा है ये और ये E2 बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। अगर यहां की बात करें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो ये एक दूसरे के साथ माइनस होगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा E2 माइनस E1। अगर इधर बात करें तो इधर भी वही होगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर E1 माइनस E2। देखना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है या किसका छोटा है, हम लोग उसके हिसाब से उसको माइनस करेंगे। तो ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो अगर कोई 2 चार्ज है और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, जैसे हम यहां फिगर बनाए हैं, 2 चार्ज है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो सेम है, लेकिन ये चार्ज नेगेटिव है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव है। तो अगर इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है और ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है तो ये एक डाइपोल बनाते हैं। तो ये है, और डाइपोल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो डाइपोल का जो वैल्यू होगा किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्ज, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग लिखे यहां पर द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो Q इनटू 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको P से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2QL। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब इस डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो चार्ज का 2 तो कांस्टेंट है, Q का ऐसा यूनिट कूलम और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर। नेक्स्ट, अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो लाइन है, ये इन दोनों के बीच को कुछ लाइन और सेपरेशन है कुछ 2L, तो ये जो लाइन आगे बढ़ाएंगे, इसको इस साइड बढ़ाएं या इस साइड बढ़ाएं, ये उसी लाइन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन।
और इन दोनों के बीच में अगर कोई प्लेन इस तरह से क्रॉस करे, इस तरह का कोई प्लेन है ऐसा जो इन दोनों को बीच से ऐसा कट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन। इक्विटोरियल प्लेन। अब हम लोग इस डाइपोल के कारण इक्विटोरियल प्लेन पर, एक्सियल प्लेन पर या किसी भी जनरल पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल प्लेन एंड एट एनी जनरल पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन। अभी बताए कि अगर कोई डाइपोल है -q + q और इसके इसी लाइन पर चलेंगे तो हम लोग बोलते हैं इसको एक्सियल लाइन। तो इसके एक्सियल लाइन पर इसके मिडिल पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज, एक चार्ज -q दूसरा चार्ज +q। तो अगर +q से इस P का डिस्टेंस देखें तो कितना हो जाएगा? तो ये डिस्टेंस r है और यहां से इसके मिडिल पॉइंट से है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक a हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? r - a। किसके लिए? +q के लिए। और उसी तरह से -q के लिए यहां से डिस्टेंस r है और प्लस ये डिस्टेंस a, तो r + a हो जाएगा। तो अब अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P। तो -q चार्ज के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास वैल्यू होता है E = क्या होता है? kq/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, तो -q के लिए k × q और डिवाइडेड बाय r²। तो r कितना हो जाएगा? a + r। तो a + r का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। तो +q के लिए क्या हो जाएगा? तो +q के लिए kq डिवाइडेड बाय r²। तो r इसके लिए कितना है? r - a। तब तो ये डिस्टेंस बचेगा यहां से यहां तक का, तो ये हो गया r - a। तो r - a का होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर होगा? इधर होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। एंड इस नेगेटिव चार्ज के कारण किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं इसको आगे। अगर हम लोग को यहाँ फाइनल निकालना है तो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहां ज्यादा कौन होगा? तो ये P जो पॉइंट है वो +q से कम डिस्टेंस पर है और -q से ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, तो इसीलिए फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा? +q का। तो क्या करेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, E नेट निकालने के लिए क्या करेंगे? E ड्यू टू +q - E ड्यू टू -q। तो देखिए E नेट इक्वल्स टू हो गया हमारे पास E ड्यू टू +q - E ड्यू टू -q। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। E ड्यू टू +q का वैल्यू हमारे पास क्या है? kq/r - a का होल स्क्वायर। तो kq/r - a का होल स्क्वायर पुट कर दिए, माइनस E ड्यू टू -q चार्ज। तो -q के लिए kq/r + a का होल स्क्वायर पुट कर दिए। चलिए, कुछ कॉमन निकल रहा है तो k और q दोनों में है, कॉमन निकाल दिए। तो यहां क्या बचा? 1/r - a का होल स्क्वायर और यहां क्या बचा? 1/r + a का होल स्क्वायर। तो इसको kq को बाहर कर दिए हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? r - a का होल स्क्वायर इंटू r + a का होल स्क्वायर। और ऊपर में क्या हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा r + a का होल स्क्वायर और यहां हो जाएगा r - a का होल स्क्वायर। जब इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो r² और r² कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस है जिसके कारण, और a² और a² भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका 2ar और इसका 2ar मिलकर के ऐड होगा और बनेगा 4ar। और नीचे हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, a - b और a + b जैसा दिख रहा है, तो r² - a² का होल स्क्वायर। हम निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, तो वही लिख दिया है 2 × 2। तो kq 2 × 2ar। अब ऐसा क्यों लिखे हैं? ताकि क्योंकि हम लोग को डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो P = 2qa होता है। तो देखिए यहां से 2q और a इसको मिला करके पूरा P लिख दिए हैं। तो बचा क्या हमारे पास? 2 बचा यहां से और r बचा, तो 2kpr डिवाइडेड बाई r² - a² का होल स्क्वायर। अब यहां दिखाई दे रहा है कि r जो है वो a के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। r जो है वो a के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो इस केस में हम लोग a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जब a को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ r का स्क्वायर और ये पावर 2 तो मिलकर के पावर 4 हो जाएगा, और एक r ऊपर में है तो ये एक r से एक r कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या? 2kp/r³। अब अगर डायरेक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का बात करें उस डाइपोल के कारण एट पॉइंट
P। तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर है? डाइपोल का डायरेक्शन है प्लस से माइनस की तरफ, मतलब डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए प्लस है और इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है और ये माइनस है, तो प्लस में से माइनस हुआ फिर भी जाएगा किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी इधर होगा। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट दोनों सेम होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब ये एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू चार्ज है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, एक ऐसा प्लेन बनाए और उस प्लेन में एक पॉइंट P है जो इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पर है। अब इस P पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? तो P का हम लोग का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 2Q इंटू L। यहां पर A लिखा हुआ है, हमारा डिस्टेंस A है और 2Q और ये डिस्टेंस A, ऐसा हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो फिर से वैसे ही निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा? तो KQ बाई आर स्क्वायर, और KQ बाई आर स्क्वायर, तो KQ और R माइनस क्यू से P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये A है और ये R है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो रूट अंडर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना हो गया? KQ बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज सेम आ जाएगा अमाउंट में, KQ बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां किधर होगा? अवे फ्रॉम चार्ज इस तरफ, और इस इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज के कारण किधर होगा? इस तरफ, मतलब टुवर्ड्स द चार्ज। अब इसको देखते हैं हम लोग, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां एक हम इस तरह से लाइन खींचते हैं, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज है, मतलब E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। तो देखिए अब इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे कैसे? तो ब्रेक करेंगे इसको E ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा? E ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसके लिए साइन थीटा वाला कंपोनेंट किधर आ जाएगा? इधर सीधा। तो E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज साइन थीटा। उसी तरह से इसको इधर भी ब्रेक करेंगे, तो ये E ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा। उसी तरह से ये प्लस क्यू वाला इधर ब्रेक होगा तो क्या होगा? E ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा। अब देखिए इसका साइन थीटा और इसका साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा क्योंकि अमाउंट सेम है दोनों चार्ज का, और ये ऐड होगा E ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा और E ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा। तो अब देखिए E नेट क्या हो जाएगा हमारे पास? E ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा, और दोनों का अमाउंट मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का सेम है। देखिए तो सेम है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 2E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इंटू कॉस थीटा। अब 2 और E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज का वैल्यू KQ बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इस ट्राइंगल में देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है? A, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इनको एक साथ लिखते हैं, तो 2KQ इंटू A, और यहां पावर 1/2 है, यहां पावर 1 है, तो ये पावर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो देखिए अब 2Q और A ये मिलकर के क्या हो जाएगा? P। तो इसको हम लोग लिख दिए KP, और यहां 3/2 पावर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2। अगर R का जो वैल्यू है वो A से बहुत बड़ा हो जाए तो उस केस में A को हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो A को नेग्लेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल, R का पावर 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो गया वो हो गया KP बाई RQ। अब डायरेक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो देखिए यहां पर जो डाइपोल है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, माइनस क्यू प्लस क्यू
अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, वो किधर होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो माइनस क्यू से प्लस की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर, मतलब अपोजिट। तो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा यहां पर पी पॉइंट पर, वो अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होगा। तो डायरेक्शन की अगर हम लोग लिखे तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट के पास देखते हैं हम लोग। तो ये एक पॉइंट है हमारे पास इस फिगर में P, और ये एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है, और ये जो a है इसका डिस्टेंस इसके मिडिल पॉइंट से थीटा है, और ये पॉइंट a है हमारे पास थीटा एंगल के साथ। तो अब यहां पर a पॉइंट पर हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसको हम यहां बनाए हैं, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर है। तो देखिए, तो अगर ये डायरेक्शन इधर है तो इसको दो कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ये थीटा है तो ये p cos थीटा, ये अगर p है, डाइपोल मोमेंट p है, तो ये p cos थीटा और इधर p sin थीटा। इस तरह से इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए। तो अब देखिए, ये पॉइंट a है और ये p cos थीटा के लिए कैसा लाइन में हो गया? एक्सियल लाइन में हो गया। और p sin थीटा जो है वो p sin थीटा इस डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल प्लेन में हो गया। कैसे? तो देखिए, ये जो हम लोग के पास p sin थीटा है वो इस डाइपोल मोमेंट के लिए एक इस तरह से प्लेन बनाएगा, और उस प्लेन में होगा इक्वेटोरियल प्लेन में। तो p sin थीटा जो बन रहा है हमारे पास, ये कैसा बिहेव करेगा? इक्वेटोरियल प्लेन के लिए। और ये किसके लिए बिहेव करेगा? p cos थीटा एक्सियल के लिए। तो देखिए, फॉर p cos थीटा E at A बिहेव्स एज एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन के जैसा इसी के एक्सिस पर दिखाई दे रहा है, और ये जो है वो इसके परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। तो एट ए p cos थीटा के लिए क्या हो गया? एक्सियल। और एक्सियल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एक्सियल का हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2kp/rq। तो 2kp/rq। अब p का वैल्यू हमारे पास क्या है? p cos थीटा। तो यहां p के पास पुट कर दिए p cos थीटा डिवाइडेड बाय rq। और फॉर p sin थीटा, p sin थीटा के लिए कैसा है? बिहेव्स एज इक्वेटोरियल लाइन। तो E एट इक्वेटोरियल क्या होता है? kp/rq। हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं kp/rq, और इसके लिए p का क्या हो जाएगा? sin थीटा। तो p sin थीटा/rq। अब इसका जो डायरेक्शन है वो भी थोड़ा देखते हैं। तो डायरेक्शन किधर है? तो इक्वेटोरियल के लिए ये है एक्सियल के लिए, और ये है इक्वेटोरियल के लिए। एक्सियल के केस में क्या होता है? एक्सियल के केस में डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज सेम। मतलब फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर ही होगा, मतलब फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इसी के डायरेक्शन में होगा, p cos थीटा के ही डायरेक्शन में होगा। लेकिन इक्वेटोरियल के लिए क्या है? डायरेक्शन ऑफ E इज अपोजिट टू p। अब p किधर है? इधर है, मतलब इधर है, और इसका अपोजिट का मतलब इधर। ये हो गया E इक्वेटोरियल, E ड्यू टू इक्वेटोरियल, और ये E ड्यू टू एक्सियल। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इधर जाएगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर जाएगा। चलिए, तो इसके लिए हम लोग ई नेट निकालेंगे। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो इस केस में ई नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई ड्यू टू एक्सियल प्लस ई ड्यू टू इक्वेटोरियल। तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो रूट अंडर ई ड्यू टू एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई ड्यू टू इक्वेटोरियल का स्क्वायर। तो ई नेट क्या हो जाएगा? ये एक्सियल को यहां पुट कर दीजिए, तो 2kp cos थीटा बाय rq, और ई इक्वेटोरियल को पुट कर दीजिए तो kp बाय sin थीटा इंटू डिवाइड बाय rq, और इसका स्क्वायर। तो यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, kp कॉमन दिखाई दे रहा है, rq भी। तो kp बाय rq को बाहर निकाल दिए क्योंकि स्क्वायर है दोनों में, और स्क्वायर से रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यहां क्या बचा? ये 2 का स्क्वायर और cos स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इस sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos, ये एक टर्म जब इसके साथ
आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा कम हो जाएगा, क्या बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ई नेट कितना हो जाएगा, KP बाय आर क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब अगर डायरेक्शन की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर, ये जो ये लाइन है हमारे पास, ये आर, इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, तो अगर इस एंगल को हम लोग अल्फा मान लें तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो tan अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा हम लोग के पास ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाय ई एक्सियल। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल का वैल्यू क्या है, देखिए ई इक्वेटोरियल का वैल्यू है हमारे पास KP sin थीटा बाय आर क्यू, और ये है 2 KP cos थीटा बाय आर क्यू। तो इक्वेटोरियल बाय एक्सियल, तो इक्वेटोरियल बाय एक्सियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, KP कैंसिल हो जाएगा, KP इसमें भी है और इसमें भी है, RQ इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या बचेगा यहां पर, देखिए तो यहां पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, और यहां से साइन थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है हम लोगों को। एक डाइपोल है जिसका ऊपर चार्ज -q और +q है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें इसको प्लेस किया गया है। और ये जो डाइपोल का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, वो माइनस से प्लस क्यू, मतलब इधर इस डायरेक्शन में है, और ये एंगल थीटा बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यानी डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो टॉर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आइदर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो Q इंटू ई होता है, तो Q इंटू ई लिख दिए, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, BC। तो BC को हम लोग निकालेंगे कैसे, इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल ABC में BC बाई 2a, ये क्या मिलेगा, साइन थीटा। तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू ए, यहाँ कैपिटल Q लिखे, यहाँ स्मॉल Q कर दिए हैं, समझ जाइएगा। तो Q इंटू ए और 2a साइन थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया, PE साइन थीटा। P कैसे लिख दिए, तो Q इंटू 2a, इसको हम लोग क्या जानते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो PE साइन थीटा, और PE साइन थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। तो टॉर्क जो है हमारे पास वो क्या हो गया, P क्रॉस E। और इसको मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, जब साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, और साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो ये 1 हो गया, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना हो गया, 1 PE। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम समझते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, इधर चल रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और इधर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज, तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब हो जाएगा, जब इस डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाए और नेगेटिव इधर तो पहले से बहुत सारा पॉजिटिव था और उधर ही पॉजिटिव चला गया है और इधर नेगेटिव, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम बनाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनाएगा। ये ऐसा रहेगा ही नहीं, ये अपने आप रोटेट हो जाएगा। तो ये एंगल, ये कब हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जिसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग लोकेटेड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ये एक रिंग है, ये एक ऐसा रिंग है, इस रिंग से के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या किए हैं, इस रिंग में छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर किए हैं dq, और जिसका लेंथ dl। तो उसी तरह से एक यहां भी कंसीडर किए हैं, तो इस dq की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, de होगा, और इस dq की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, de होगा, और ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। तो देखिए, तो DE का 2 कंपोनेंट हो गया, एक इधर वाला जो है इसके लिए DE cos थीटा, इसके लिए DE cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DE sin थीटा। इस DE के लिए ये कंपोनेंट फिर से DE cos थीटा, और इधर DE sin थीटा।
ये डी साइन थीटा हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और इस तरह से डी कॉस थीटा कितने सारे होंगे, बहुत सारे। इस रिंग के ऊपर बहुत सारे इस तरह के डीक्यू एलिमेंट लिए जा सकते हैं, तो ये बहुत सारे डीक्यू कॉस थीटा बनाएगा। तो उनको क्या करेंगे हम लोग, सबको ऐड करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो डी का वैल्यू के हमारे पास क्या हो गया, के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर छोटे से एलिमेंट के लिए निकालेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, डी क्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो डी क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू यहां से यहां तक के लिए क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसी तरह से नीचे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, उसको पुट कर दिए और इंटू कॉस थीटा। अब के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिए, डी को इंटीग्रेट करेंगे। अब डी इंटीग्रेट होने के बाद कितना हो जाएगा, तो टोटल जितना चार्ज होगा इस रिंग के ऊपर उतना होगा, तो उस चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू मान लिया, तो के क्यू कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आगे cos थीटा का वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो इस ट्रायंगल में cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू बेस x हो गया डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए के क्यू एक्स, तो के क्यू एक्स और यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, तो ये हो गया पावर 3/2। तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, या के का वैल्यू हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोग नॉर्मली पॉइंट चार्ज, यहां पर एक लाइन चार्ज के लिए है और नॉर्मली पॉइंट चार्ज या डायपोल के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहेगा, एक प्लेन शीट है, वॉल्यूम है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो दो तरह का होता है, एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो देखिए एक रैंडम सरफेस बना हुआ है, इसमें कुछ चार्ज यहाँ है, कुछ चार्ज यहाँ है, कुछ यहाँ है, रैंडम है, और ये कैसा रहता है, नॉर्मली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कोई भी रहता है तो उसमें ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तीन तरह का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक लाइन में बहुत सारे चार्ज होंगे, एक कोई लाइन है या कोई रिंग है, लाइन है या रिंग है, इसमें बहुत सारे चार्ज होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, डिनोट करते हैं इसको लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज बाय लेंथ लिखे हैं। अगर ये स्मॉल एलिमेंट के लिए लिए, जैसे यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिए dq और इसका लेंथ है यहां से dl, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा dq बाई dl। ठीक उसी तरह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिनोट करते हैं उसको सिग्मा से। एक सरफेस बनाए हैं, इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज बाई एरिया। अगर एक छोटा सा एलिमेंट इसमें कंसीडर करें जिसका चार्ज dq है और इसका एरिया dA है, तो सिग्मा इक्वल्स टू dq बाई dA हो जाएगा फॉर स्मॉल एरिया या फॉर एलिमेंट्री कंडीशन। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और अगर स्मॉल कंडीशन, इसमें छोटा सा एक एलिमेंट लें dv और यहां का चार्ज है dq, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dq बाई dv। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक जब कोई भी एरिया से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है नॉर्मली, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी फील्ड लाइंस जब किसी एरिया से क्रॉस करता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से क्रॉस करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक उसी तरह से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से क्रॉस करेगा तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ये नॉर्मली। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग शो कैसे करेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए एरिया, सरफेस एरिया, जैसे ये बोर्ड है ना, बोर्ड का सरफेस एरिया ये है, ये एक सरफेस एरिया, अगर ये इसको x और इसको y मान ले तो ये एक्स वाई प्लेन बनेगा, तो इसका वेक्टर किधर होगा, तो इसका जो वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, मतलब इसका वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, या मतलब नॉर्मली या उधर होगा या तो इधर होगा। अगर ये एरिया इसको मान ले रहे हैं तो ये इस तरह से एरिया का डायरेक्शन होगा।
तो यहां दिखाया गया है एक फिगर जिसमें एक सरफेस एरिया है जिसका डायरेक्शन जो है वो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। और फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ई डॉट ए, और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो नॉर्मली फ्लक्स का वैल्यू हम लोग पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा हम लोग के पास ई इंटू ए। फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा ई इंटू ए। और अगर स्मॉल सरफेस एरिया है, छोटा सा सरफेस एरिया है, तो उसके लिए फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। नेक्स्ट है गॉस लॉ। गॉस लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके सहायता से हम लोग इसके एप्लीकेशन से कई सारे बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो गॉस लॉ कहता है कि अगर किसी एरिया में चार्ज इनक्लोज्ड है तो फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times the net charge present inside the surface। मतलब फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो Q inside divided by epsilon naught के बराबर होगा। और ये तो हम लोग यहां देख चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। अब प्रूफ कर लेते हैं गॉस लॉ को। तो फाई का वैल्यू हम लोग के पास पहले से क्या था, E डॉट ds। ये एक सरफेस एरिया, एक चार्ज है यहां पर स्मॉल, और इस चार्ज को हम लोग एक सरफेस एरिया में बंद किए हैं, गॉसियन सरफेस एरिया से इसको बंद किए हैं इस तरह से। इस जहां पर हम लोग को निकालना रहता है ना आर के पास, तो इसको एक गॉसियन सरफेस एरिया, एक इमेजिनरी सरफेस एरिया मानते हैं जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस एरिया कहते हैं। इससे इसको क्लोज कर दिए। जब क्लोज कर दिए तो इसका जो डिस्टेंस है वो आर है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो स्फीयर का जो डायरेक्शन होता है एरिया का वो परपेंडिकुलर सरफेस होगा तो इधर ही होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया। तो E डॉट ds के लिए ADS cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू 0, तो cos 0 का वैल्यू 1। अब इसको इंटीग्रेशन ऑफ ds लिख सकते हैं हम लोग। E इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, ds का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका एरिया का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो किसी पॉइंट चार्ज को जब उसको बंद करेंगे तो एक स्फीयर में बंद करेंगे, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, Q इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही कहता है गॉस लॉ। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। और गॉस लॉ का एप्लीकेशन को हम लोग जब फर्स्ट यूज कर रहे हैं, इसमें एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा दिया हुआ है। और इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण r डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉस क्या कहता है कि क्लोज सरफेस पहले बनाना है। तो क्लोज सरफेस इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको बंद करेंगे क्लोज सरफेस में। बंद कैसे होगा, तो एक सिलेंडर, इसको अगर ढकना है, इस पेन को ढकना है तो क्या करेंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे। तो इसी तरह से एक सिलेंडर बना हुआ है, और सिलेंडर के पास कितना एरिया है, एक सरफेस एरिया ऊपर का है, एक सरफेस एरिया नीचे का है, और एक सरफेस एरिया उसका कर्व सरफेस एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण किधर जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा। और इस एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहां पर कर्व सरफेस एरिया में एरिया का डायरेक्शन भी इधर ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है। अब इस केस में एरिया का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो दोनों का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों 90 है, तो इन दोनों के कारण फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos थीटा आता है। तो इन दोनों के कारण फ्लक्स 0 हो जाएगा, फ्लक्स इसके कारण निकलेगा। तो जो टोटल फ्लक्स आएगा EDS, यहां से देखिए फाई यहां भी है, यहां भी है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब 3 सरफेस एरिया था तो तीनों को ऐड कर दिए, EDS S1 के कारण, EDS S2 के कारण, और EDS S3 के कारण। तो ये एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 पुट कर दिए। ये एंगल 0 डिग्री है, यहाँ 0 पुट किए, और यहाँ 90 है तो 90 पुट कर दिए। तो ये दोनों तो 90 और 90 के कारण 0 हो गया ये। तो हमारे पास क्या बचेगा, E डॉट ds, और cos 0 का वैल्यू 1 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और जब इंटीग्रेट करेंगे किसी भी सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r इंटू उसका हाइट, तो हाइट को L मान लिया, और इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट इंटू L।
अब Q बाई एल को हम लोग अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या पढ़े थे, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया, Q बाई एल। तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, Q बाई एल को लैम्डा लिख लिए तो 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कुछ डी डिस्टेंस पर। यहां से यहां तक डी डिस्टेंस है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ में क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस यूज करते हैं। तो इसको क्लोज करने के लिए गॉसियन सरफेस यूज करेंगे। तो इसको क्लोज कैसे कर सकते हैं, एक प्लेन शीट है हमारे पास, उसको क्लोज कैसे करेंगे। तो क्लोज करने के लिए एक इधर ऐसा प्लेन शीट लगाना होगा, एक इधर लगाना होगा, एक ऊपर लगाना होगा, एक नीचे लगाना होगा, फिर एक साइड लगाना होगा और एक दूसरा साइड लगाना होगा। जैसे हम लोग गिफ्ट पैक करते हैं ना, तो कोई गिफ्ट है ऐसा, ये प्लेन शीट है, तो इसके ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, नीचे भी, इधर भी और इधर भी, तो टोटल से कितना सरफेस होगा, 6 सरफेस होगा। तो 6 सरफेस में से बाकी के जो सरफेस होंगे, जैसे अभी हम किसी चीज के साथ दिखाते हैं। जैसे मेरे पास एक कॉपी, इसमें ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सरफेस एरिया है। इसको ढकने के लिए क्या करना होगा, इसको मतलब इस गॉसियन सरफेस बनाना होगा। इसको इनक्लोज करने के लिए तो एक सरफेस इधर, एक सरफेस इधर, एक सरफेस इधर, इधर, इधर और पीछे। ये सरफेस डेंसिटी वाला है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकलेगा और इधर निकलेगा। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर ही, तो दोनों के बीच का एंगल 0। इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और उसका एरिया वेक्टर भी उधर ही, दोनों के बीच का एंगल 0। लेकिन इसके लिए ये सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर आपके तरफ और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक उसी तरह से इसके लिए 90, इसके लिए 90 और इधर के लिए 90 होगा। तो हमको कितने के लिए निकालना होगा, एक इस सरफेस एरिया के लिए और एक इस सरफेस एरिया के लिए। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर टोटल सरफेस एरिया को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना सरफेस एरिया बचेगा, 2 सरफेस एरिया बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो यहां पर हम दिखाए हैं उसी को, तो बाकी के सरफेस एरिया 0 हो रहा है, बस 2 सरफेस एरिया ये दोनों बच रहा है। अब 2 जो सरफेस एरिया बच रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू ई डी एस, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो ई डॉट डी एस क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 इंटू एरिया को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल ए बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 2a को नीचे लेकर आ गए और चार्ज बाई एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो चार्ज बाई एरिया को हम लोग सिग्मा लिख दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद 2 सिमिलर चार्ज एंड अपोजिट चार्ज शीट है, इसमें देखते हैं। तो यहां से डी डिस्टेंस पर डी कितना भी दूर हो, कितना भी नजदीक हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस शीट के लिए अगर यहां निकालना हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इधर भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इधर भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, यहां पर ई हो जाएगा 0। अगर इधर की बात करें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक उसी तरह से इधर भी, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां देखते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर निकाले तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर। तो ये यहां कितना हो जाएगा, 0। यहां इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो उसी की तरफ जाएगा। तो यहां सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां फिर से 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां के कारण, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज स्फीयर की। तो चार्ज स्फीयर की बात करेंगे। चार्ज स्फीयर जो होता है, स्फीयर मेनली 2 तरह का होता है, एक होता है होलो स्फीयर और दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर जो भी होगा ना वो 2 तरह का होगा, एक नॉन कंडक्टिंग होगा और एक कंडक्टिंग होगा। और होलो स्फीयर भी 2 तरह का होगा, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा, जैसे होलो के नॉन कंडक्टिंग को लेते हैं। जैसे एक होलो स्फीयर है ऐसा, इस होलो स्फीयर में चार्ज रख रहे हैं, तो अंदर में तो चार्ज रख नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर में तो कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं, खाली ही है। तो चार्ज रखेंगे तो यहां आएगा, दूसरा चार्ज रखेंगे तो इधर कहीं, इधर कहीं, इस तरह से इसके सरफेस पर चार्ज आ जाएगा,
टोटल चार्ज कहां आएगा, इसके सरफेस पर। तो ये हॉलो हो गया और टोटल चार्ज कहां चला गया, इसके सरफेस पर चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्टिंग का, होलो का कंडक्टिंग। तो होलो का कंडक्टिंग है, ये होलो है और ये कंडक्टिंग भी है। तो चार्ज एक यहां रखे, दूसरा चार्ज रखे तो इधर इधर, ये दूर इस तरह से फैलते जाएगा ये, तो ये चार्ज यहां आ गया। तो ये दोनों देखो तो एक ही जैसा हो गया। तो ये दोनों जब एक ही जैसा हो गया तो दोनों का कैलकुलेशन भी एक ही जैसा होगा। इसका बात करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर का, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ये एक स्फीयर है और ये पूरी तरह से सॉलिड है। अब एक चार्ज ला करके यहां पर रखें, दूसरा चार्ज ला करके यहां पर रखें। अब ये दोनों क्या चाहेंगे, दूर दूर हो जाए। पॉजिटिव चार्ज है ना, सेपरेट जितना हो सकेगा सेपरेट होना चाहेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज इधर इधर दूर, जितना दूर हो सकता है चले गए। उसी तरह से और चार्ज ला करके रखेंगे तो इधर दूर दूर चले जाएंगे। तो कितना भी हम लोग चार्ज देंगे वो सारा चार्ज कहां चला जाएगा, उसके सरफेस पर। तो ये तीनों एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, तीनों के सरफेस पर ही चार्ज है। लेकिन अब हम बात करते हैं सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग। अब सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग का केस देखते हैं। जैसे एक सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग है, मतलब ये कंडक्टर नहीं है, ये चार्ज को ट्रांसफर इधर उधर नहीं करने देगा, मतलब चार्ज मूव नहीं करेगा इसमें। अब एक चार्ज ला करके यहां पर रख दिए, दूसरा चार्ज ला करके यहां रख दिए, रिपेल तो करेगा लेकिन ये कंडक्टिंग नहीं है, तो ये इधर उधर मूव नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो जहां चार्ज ला करके रखेंगे ये चार्ज यहीं पर रह जाएगा। तो इन तीनों का जो केस है, मतलब नॉन कंडक्टिंग, होलो का नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग और सॉलिड का कंडक्टिंग, ये तीनों का कैलकुलेशन जो होगा वो एक जैसा होगा। लेकिन सॉलिड का जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का कैलकुलेशन है वो अलग होगा। अब इन तीनों के लिए हम एक जैसा मान करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, इसको हम लोग स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं। तो एक स्फेरिकल सेल है, इसके सरफेस पर चार्ज है, इन तीनों का केस। तो इसके सरफेस पर चार्ज है। अब इसके आउटसाइड पॉइंट में, मतलब इसके बाहर में एक पॉइंट है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, एक गॉसियन सरफेस बनाओ। तो एक गॉसियन सरफेस बना दिए। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये जो सरफेस बनाए हैं हम लोग, उस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। और इस चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो उधर चला गया। तो E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स वाला फॉर्मूला से हम लोग लाए हैं। अब E डॉट ds का वैल्यू क्या हो जाएगा, E ds cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री है, तो 0 पुट कर दिए। तो cos 0 का वैल्यू होगा E ds बाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ds को जब इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा सा सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या हो जाता है, 4 पाई r स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस 4 पाई r स्क्वायर को नीचे ले आइए, तो क्या हो गया, Q बाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, k। तो E इक्वल टू KQ बाई r स्क्वायर। नेक्स्ट इसके सरफेस पर बात करते हैं। तो इसके सरफेस पर जितना स्मॉल r का वैल्यू होगा उतना ही कैपिटल R का वैल्यू हो जाएगा। तो जब उतना ही कैपिटल R का वैल्यू हो जाएगा, यहां लिखे हैं हम, तो ऐसा लिखते हैं, ये Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q को हम लोग सिग्मा, ऐसा था, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया लिख सकते हैं। तो लिख दिया है Q के पास सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया कितना हो जाएगा, इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। और पहले से हमारे पास क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर में बात करते हैं, इस सरफेस के अंदर में, तो ये सरफेस है। अब गॉसियन सरफेस कहां बनाएंगे, उसके अंदर में बनाएंगे। R का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, लेस देन कैपिटल R हो गया, मतलब इनसाइड पॉइंट हो गया। और इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ से आता था। अब ये Q क्या होता है, इनसाइड चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज या इनसाइड चार्ज। तो इसके अंदर में कितना चार्ज है, इस सरफेस एरिया के अंदर में कुछ चार्ज है, नहीं है। और जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू टोटल क्या हो गया, 0। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर में चार्ज है, इसके वॉल्यूम में चार्ज है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके बाहर के पॉइंट पर, सरफेस पर, और इसके अंदर में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है वो दिया हुआ है रो, और रो इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आउटसाइड के लिए देखते हैं, आउटसाइड के लिए मतलब इस सरफेस स्फीयर से बाहर, तो स्फीयर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो अब इनक्लोज चार्ज कितना होगा, जो टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज को कैपिटल क्यू लिख लिए, तो ई डॉट ds cos 0 और q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ds को जब cos 0 का वैल्यू 1 हो गया और ds को इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, और ये ds किसका है, गॉसियन सरफेस एरिया का एरिया है, तो गॉसियन सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर। तो अब ये 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लेकर आए तो क्या बचा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको कि q बाई आर स्क्वायर। और अगर सरफेस की बात करें तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के बराबर हो गया तो जहां स्मॉल आर था वहां कैपिटल आर लिख देते हैं, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या फिर q बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसके इनसाइड में, इसके अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालना है। तो देखिए इनसाइड द स्फीयर आर जो है स्मॉल आर वो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा, तो उस केस में इनक्लोज चार्ज, अब इनक्लोज चार्ज कौन सा होगा, जो सिर्फ इस वॉल्यूम में है, ये जो हम ब्लैक वाला बनाए हैं ना, ये गॉसियन सरफेस एरिया है, तो गॉसियन सरफेस एरिया के अंदर में जो चार्ज है उसकी बात करेंगे, क्योंकि गॉस लॉ यही कहता है ना, जो इनक्लोज चार्ज है सिर्फ उसका बात करना है, तो जो इनक्लोज चार्ज है उसका कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या है, रो, जो हम लोग इधर किए हैं अभी, और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसको 4/3 पाई या स्मॉल आर का क्यूब, तो ये क्यू रो का वैल्यू यहां से पुट कर दिए और v का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से 4/3 और 4/3 कैंसल, तो क्या बचेगा, q इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब, तो ई डॉट ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला से आया फ्लक्स का और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, दोनों को यूज किए। तो अब डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू 1। अब ds को इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा एरिया इंटीग्रेट होता है, गॉसियन सरफेस एरिया, और गॉसियन सरफेस एरिया कौन सा है, ये, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। अब इसको नीचे लेकर आएंगे तो यहां क्या हो गया, q इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर का क्यूब। अब यहां से आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू आर बाई 4 पाई आर क्यूब। तो और अगर डेंसिटी के टर्म में इसको निकाले तो डेंसिटी के टर्म में क्या आ जाएगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाए तो देखिए, तो इनसाइड में, इनसाइड के लिए क्या है, जैसे जैसे आर इंक्रीज कर रहा है स्मॉल आर का वैल्यू, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग के पास ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कब तक, जब तक कि वो सरफेस तक नहीं पहुंच जाता है, मतलब यहां उसका वैल्यू को कैपिटल आर मान लेते हैं, तब तक वो इंक्रीज किया, उसके बाद सरफेस पर आ गया तो इतना है, उसके बाद अब आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए क्या है, आउटसाइड के लिए है हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर के साथ ये डिक्रीज करने लगेगा ना, आर के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, और ये स्क्वायर के टर्म में डिक्रीज करेगा, तो कैसा डिक्रीज करेगा, कुछ ऐसा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ आर। ये कंप्लीट हुआ आज का लेक्चर, और उम्मीद है कि इस लेक्चर से आप लोगों को काफी फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।